नमस्कार। मैं करण सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और ह्यूमैनिटीज़ में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं जो कि अनाउंसमेंट किया गया था कि हम कोर्स कंप्लीट लॉन्च करने वाले हैं। उस कोर्स लॉन्च में ही हमारी चीज़ें ये चलने वाली थी। किस तरीके से चीज़ें चलने वाली थी वो सारी चीज़ें बताया था मैंने अच्छे से। तो उसमें स्ट्रक्चर बताया हुआ था आपको कि क्या क्या रहने वाला है, टाइम बताया था, स्टार्ट डेट बताया था। अब आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स चाहिए, पीपीटी चाहिए, या फिर हैंड आउट चाहिए, या फिर क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस चाहिए, तो आप सभी जुड़ सकते हैं और ह्यूमैनिटीज़ के टेलीग्राम चैनल पर। डायरेक्ट आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं और इस स्कैनर को स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे और ह्यूमैनिटीज़ इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हैं। और ये जो है आप यूट्यूब पर भी देख पा रहे होंगे, यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो आप यूट्यूब पर ज्वाइन हो चुके होंगे। नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा सब्सक्राइब करने का, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप इस लिंक को स्कैन करके आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, सो दैट आप पूरा फ़ायदा उठा सकें, कंप्लीट वीडियो देख सकें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर कंप्लीट वीडियो अपलोड हो नहीं पाती है चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा कि आज मैं हिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ। हमने पढ़ा था कि क्या क्या होती है हिस्ट्री। एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री और दूसरा होता है हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस काल में क्या हुआ था, लिपि के बारे में पता नहीं था। इस काल में हमें लिपि का ज्ञात था, क्या है लिपि, कैसे है लिपि, उन सभी चीजों के बारे में जानते थे। साथ ही साथ इस टाइम में हिस्टोरिक पीरियड में क्या था, जो लिपि थी उसको हम पढ़ भी सकते हैं। ये अभी और अच्छे से आपको समझ तब आएगा। बेसिकली इस टाइम में लिपि कुछ भी नहीं था, मतलब लिखने की कला ये लोग नहीं जानते थे। इस टाइम के पीरियड के लोग जो थे लिखने की कला को नहीं जानते थे, मतलब लिखना नहीं जानते थे। इस टाइम के लोग लिखना तो जानते थे और वो लोग पढ़ भी पाते होंगे, लेकिन अभी हम लोग जो हैं इस टाइम के पीरियड के लोगों के जो लिखा है उन्होंने, उसको हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हिस्टोरिक पीरियड वाले में जो स्क्रिप्ट मिला है, जो लिपि मिली है, उसे हम पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसका एक और रूप है एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, क्या क्या है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास क्या है, बेसिकली 700 एडी, या फिर एडी को हम बीसी भी लिखते हैं, बीसी नहीं सीई लिखते हैं। ठीक है, इस 700 एडी के आसपास जो टाइम पीरियड था, या फिर सीई के टाइम पीरियड का, इस टाइम बेसिकली इस्लाम, इस्लाम आप सभी जानते होंगे, इसका उदय माना जाता है कि इस समय ही इस्लाम की शुरुआत हुई थी। तो उससे पहले के टाइम पीरियड को एंशिएंट पीरियड बोला जाता है। और इससे लेकर अप्रोक्स 1700 एडी, जब अंग्रेज आए थे भारत, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा शुरू किया था, उस टाइम के पीरियड को मिडेवल हिस्ट्री तक रखा जाता है। ये टाइम पीरियड जो है ये मिडेवल हिस्ट्री में चला जाता है। इससे पहले वाला टाइम पीरियड जो है एंशिएंट में चला जाता है। और अब ये 1700 अंग्रेजों से लेकर अब तक सारा का सारा पीरियड जो है वो किस में आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 बुक हैं, जैसा कि आप सभी को पहले भी बता चुका हूं। अभी जो फर्स्ट बुक है वो है हमारा भाग 1। भाग 1 में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, फिर भाग 2 में मध्ययुगीन और भाग 3 में मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। आपको स्ट्रक्चर भी पता होगा कि एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों का आप फायदा उठा रहे हैं तो आप कुछ नहीं करना है, आपको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि जितना दोस्तों को पता होगा, जितना मिलजुल कर आप शेयर करके चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 1 25 मार्क्स का है, पार्ट 2 25 का एंड पार्ट 3 भी कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है। ठीक है, और आपका मैप वर्क जो आता है वो 5 मार्क्स का आता है। ये मैप वर्क जो है आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये कंप्लीट कोर्स अच्छे से कर लेते हैं तो। कंप्लीट कोर्स में आपको एक चीज याद रखना है, नोटबुक की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नोटबुक आपको यूज नहीं करना है। नोटबुक तब यूज करना है जब क्वेश्चन आंसर एंड में करवाया जाएगा, तब। उससे पहले आपको कोर्स जो है वो कोर्स कंप्लीटली आपको सिंपली चला लेना है और उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है,
आज जो मैं करवाने वाला हूँ एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूँ। इसी तरीके से पहला चैप्टर एनसीईआरटी से जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसी को पीपीटी के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ फिर से, सो दैट कि आप उस चीज को विजुअलाइज कर सको। जब आप एक चीज को विजुअलाइज कर लेते हो तो उसको लंबे समय तक याद रखना पाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है हमारा ईंटें मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, जिसकी हम पूरी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम आपके लिए हिंदी एंड इंग्लिश में कंप्लीट ये कोर्स जो है उसका लेक्चर। तो ये आप देख पा रहे होंगे ईंटें मनके और अस्थियां, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है ईंटें मनके और अस्थियां। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग करने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता था क्या, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से रहते थे, क्या क्या काम करते थे, कैसे कैसे चीजों को एक्सप्लेन करते थे, उन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आप देख पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, ईंटें मनके और अस्थियां। क्या लिखा हुआ है, ईंटें मनके और अस्थियां। ठीक है, ईंटें मनके और अस्थियां से आप क्या समझते हैं? ये बेसिकली जो है ये हमारा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल के बारे में बताने वाला है। जस्ट अ मिनट, हाँ अभी आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हड़प्पा काल के बारे में करने वाले हैं। तो ईंटें जो हमें एज अ प्रूफ मिला है, क्या मिला है, एज अ प्रूफ। पुराने टाइम में जो चीजें हुई थी उन चीजों में ये एक प्रूफ के रूप में हमारे लिए काम करता है। ठीक है, क्या, ईंटें मनके और अस्थियां। अब मनके क्या होता है, ये हमारा सवाल बनता है, आखिर मनके होते क्या थे। मनके जो होते हैं बेसिकली आप गले में पहनते हैं हार के रूप में। ये मैं आपको जब पीपीटी करवाऊंगा तो आप पीपीटी में भी इसको अच्छे से देख पाएंगे। अभी तो हमें इस चैप्टर में समझना है कि आखिर ये चीजें जो दी हुई हैं वो हैं क्या। कुछ शब्द होंगे इंपॉर्टेंट, उन शब्दों का मतलब क्या है, वो सारी चीजें करने वाली हैं। अस्थियां, अब अस्थियां क्या होती थी, जो पुराने टाइम में हमें कब्र में, कहा, कब्र में जो हमें कब्र के रूप में मिला है, उन अस्थियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पाई मुहर, तो सबसे पहला वर्ड जो है हमारा वो है हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहर आखिर होता क्या था? अब देख पा रहे होगे आप, ये साइड में ये क्या है, ये एक मुहर है। क्या है, एक मुहर। अब इस मुहर पर क्या क्या चीजें हैं, इस मुहर पर बेसिकली आप देख पा रहे हैं इस तरफ कुछ आर्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, आर्ट। अब ये आर्ट है क्या, यही है उस समय के लिपि। ये हड़प्पा काल के लोगों द्वारा लिखी गई क्या है, लिपि है। अब इस लिपि में ये लोग लिखते क्या थे, आज तक हम लोग डेशिफर नहीं कर पाए हैं। इंग्लिश में डेशिफर करना बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं पढ़ा नहीं जा सका है आज तक हम। अभी देखो इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट आई है, कुछ लोग मानते हैं कि इसको पढ़ भी लिया गया है, बट ऐसा अभी कंप्लीटली प्रूफ नहीं हुआ है कि इसको पढ़ लिया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको कौन से काल में रखा जाता है, इसको रखा जाता है आधे ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए हड़प्पाई मुहर चित्र 1.1 संभवतः हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए दो वर्ड आ गया यहाँ पे, एक आ गया हड़प्पा और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्या है, देखिए इसमें एक जो रोचक वाली बात है वो है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली खोजी गई शहर जो थी, सबसे पहले खोजी गई शहर वो कौन सी थी, सबसे पहले खोजी गई शहर हड़प्पा थी। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि दयाराम साहनी, किसने, दयाराम साहनी ने कब, 1921 में, 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहली शहर जो खोजी थी वो थी हड़प्पा। अब इस हड़प्पा के बाद, हड़प्पा जो था वो कौन सी नदी के किनारे था ये भी जान लीजिए आप, वो था रावी नदी के किनारे। अब इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, अब की पुरा सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, पुरावस्तु जैसा कि नाम समझ रहे हैं आप, पुरा, क्या, पुरा और वस्तु, वस्तु से आप जानते हैं पुरा मतलब जो होता है वो पुराना। तो पुराने जो वस्तु मिले थे, पुराने वस्तु जो मिले थे उसकी बात कर रहे हैं यहां पर हम पुरावस्तु में।
ठीक है। तो विशिष्ट पुरावस्तु, विशिष्ट मतलब बिल्कुल अलग, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी सेल खड़ी। अब ये देखिए सेल खड़ी जो है वो एक अलग प्रकार की धातु है। क्या है? सेल खड़ी। सेल खड़ी से ही क्या बनाया जाता था? मुहरों का निर्माण किया जाता था। ये मुहर जो है वो मुहर जो है किस पत्थर से बनी हुई थी? और ये एक पत्थर है। क्या है? पत्थर है। अब मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र, आप देख पा रहे हैं जानवरों के चित्र थे, तथा ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण थे जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये आप देख पा रहे हैं क्या हुआ है? पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हम इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, अब देखिए उनके लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। अब आप किसी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो किसी भी जगह के बारे में, तो वहां लिखे हुए चीजों को पढ़ के आप जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहां पर लिखी हुई चीजें मिली लेकिन आप उसे अगर नहीं पढ़ पाए तो आप वहां के बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो वहां पे आप पता लगाएंगे उनके आवास, रहन सहन, मृदभांड। मृदभांड जो होता है वो होते हैं मिट्टी के बर्तन। क्या होते हैं मृदभांड? वो होते हैं मिट्टी के बर्तन। क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन। ठीक है भाई। आगे देखो आभूषण, जो वो गहने पहनते थे वो क्या होते थे? औजार, औजारों के द्वारा हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं। मुहर, जो कि आप ये मुहर देख पा रहे हैं, इससे भी पता लगाया जाता था। दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। जो पुराने साक्ष्य हैं, पुरातात्विक का मतलब है पुराने साक्ष्य हैं, उनसे हमें इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें सारी चीजों का पता लगता है। हम यह अन्वेषण करेंगे, अन्वेषण मतलब जांच करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। हम जांच करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य जो मिलता है उसकी व्याख्या आखिर होती कैसे। इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। देखिए क्या होता है, आपको अगर कुछ दिखाया जाए तो आप अलग तरीके से बताएंगे, कोई और उस चीज को देखेगा तो वो कुछ और तरीके से बताएगा, कोई और कुछ देखेगा तो कुछ और तरीके से बताएगा। तो ऐसे ही जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते थे उसे अगर किसी मतलब इतिहासकार ने लिखा, हो सकता है उसकी ज्ञान ऐसी हो कि उसने अलग तरीके से बताया हो, और कोई दूसरा उस चीज को देखे तो थोड़ा अलग तरीके से बता सकता है। तो उन्हीं सभी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे और सर्वसहमति से जो एक्सेप्ट किया गया है उन सभी बातों को हम आगे पढ़ने वाले। अब ये जो टॉपिक है पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल। अब इसमें क्या है, बेसिकली हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्या है? सिंधु घाटी को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहली खोजी गई शहर जो थी वो क्या थी? हड़प्पा। अब आप देखिए एक चीज समझिएगा, नोट्स से जब पढ़ाऊंगा तो उसमें संस्कृति और सभ्यता में फर्क बताया जाता है। तो संस्कृति जो है वो एक छोटा टर्म है, एक छोटा टर्म छोटे समय के लिए जब किसी चीज का प्रयोग किया जाता है, जब लोगों का रहन सहन एक छोटे से एरिया में, छोटे से क्षेत्र में देखा जाता है, रहन सहन, खान पान, पहनावा क्या है, उन सभी चीजों को हम संस्कृति बोलते हैं। अब यही संस्कृति जब विकसित रूप ले लेती है और दूर दूर तक फैल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सभ्यता। ठीक है भाई, चलो। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली, मतलब एक एरिया में जो अलग तरीके से चीजें होती हैं उसको विशिष्ट शैली कहा जाता है। उसी के आधार पर हम पुरातात्विक चीजों को पढ़ते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र बताया, एक स्पेशल क्षेत्र जो होता है, एरिया जो होता है, उसमें जो लोग एक समय काल में रहते हैं, उस समय काल में जो उनका संबंध होता है, रहन सहन, खान पान किस तरीके का होता है, उन सभी चीजों को कंबाइंड हम क्या बोलते हैं? संस्कृति बोलते हैं। ठीक है भाई। आगे देखो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या क्या चीजें हैं? मुहरें, मनके, बाट, आप देख पा रहे होंगे इधर बाट है, ये मुहर है, मनके आपको मैंने बाद में दिखाऊंगा। पत्थर के फलक, ये पत्थर के फलक हैं, और पकी हुई ईंटें, क्या? पकी हुई ईंटें। वस्तुएं अफगानिस्तान, कहां कहां से मिली हैं वो देख लीजिए। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो है अभी पाकिस्तान में है, ये गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं, बहुत दूर दूर स्थित हैं। अभी मैप में देखेंगे नीचे, लेकिन ये एक दूसरे से बिल्कुल इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
ठीक है। अब एक दूसरे से अगर मिलते जुलते हैं तो कुछ ना कुछ तो संबंध रहा होगा, तो उन्हीं संबंधों की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जो पहली सभ्यता जो जगह खोजी गई थी हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका काल लगभग, ये देखिए टाइम पीरियड है, इस हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। क्या है? ईसा पूर्व। अभी अगले पेज पर ईसा पूर्व का मतलब बताऊंगा, ईसा का मतलब बताऊंगा, क्या क्या होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले बाद में संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रम से आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा जाता है, पहला आरंभिक, दूसरा मैच्योर हड़प्पा काल और तीसरा परवर्ती। तो पहला क्या है? हड़प्पा काल, और दूसरा है आरंभिक, और तीसरा है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए आगे, कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो इन्हीं सभी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, आगे अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, ईसा पूर्व का मतलब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। इस जगह में ईसा पूर्व जो होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले माना जाता है। ईसा पूर्व को ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसवी जो हम पढ़ते हैं वो उनके जन्म के पश्चात का टाइम पीरियड को हम ईसवी पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ मैप में देख पा रहे होंगे, ये नदी जो है ये मांडा है। ये मांडा भी आप देखिएगा, ये है उत्तर में सबसे अंतिम छोर। क्या है? सबसे अंतिम छोर। अंतिम छोर किसका? अंतिम छोर है, अंतिम पॉइंट, लास्ट शहर है हड़प्पा सभ्यता का। ऐसे ही एक शहर इधर भी खोजा गया होगा, एक शहर साउथ में भी खोजा गया होगा, एक शहर ये जो आप देख पा रहे हैं सुतका गैंडोर, ये सबसे क्या है? पश्चिमी हिस्सा है। क्या है? ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है किसका? हड़प्पा सभ्यता का। और इधर जो है ये है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। और ये शहर जो है ये है आपका मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है हमारा। ठीक है भाई। ऐसे ही अगर आप नीचे की बात करें, नीचे जो पोर्शन है इसमें सबसे अंतिम छोर जो है वो है दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है वो आपका है महाराष्ट्र में, और ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है किसका? हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है। अब ये एक सिंध नदी देख रहे होंगे, ये जो 4-5 नदियां हैं ये आपस में बाद में आकर एक ब्रांच बनाती हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं? सिंधु नदी कहते हैं। ठीक है भाई। अब देख पा रहे होंगे ये रावी, कौन सी नदी है? ये रावी। इस रावी नदी के किनारे पे कौन सा बसा हुआ है? हड़प्पा बसा हुआ है। ऐसे ही जब यहां पे आप देखते हैं ये है आपका मोहनजोदड़ो, तो ये कौन सी नदी के किनारे है? ये है आपकी सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। आशा करता हूँ ये आपको ये चीजें आसानी से समझ आ रही होंगी और आप मजे में समझ रहे होंगे। देखिए, अब इस चैप्टर का जब हम शुरुआत करते हैं तो इस चैप्टर के शुरुआत में क्या क्या चीजें आने वाली हैं उन सभी चीजों को हम देख लेते हैं एक बार।